हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। अब हमने पिछले ही टॉपिक में शॉक थेरेपी के बारे में डिस्कशन किया था। शॉक थेरेपी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो सोवियत कंट्रीज थी उन्होंने कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को, कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को कहा गया शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी ऐसा नाम क्यों रखा गया इस प्रोसेस का? क्योंकि इसके काफी सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो पीपल हैं उन्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ा, नेगेटिवली सफर करना पड़ा, और इसी वजह से इसका नाम शॉक थेरेपी पड़ा। शॉक थेरेपी वाज अडॉप्टेड बाय मेनी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जितनी भी कंट्रीज थी उनमें से मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज थी जिन्हें पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज कहा जा रहा है, यानी कि जिन्होंने अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बाद में शिफ्ट किया कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में। तो जो शॉक थेरेपी है उसके थ्रू क्या किया गया, यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी उन्होंने खुद को कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करा, कैपिटलिस्ट सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, जब उन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम को छोड़ करके और कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो इस प्रोसेस को कहा गया शॉक थेरेपी। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब इस शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे थे? मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस, मल्टीपल रिजल्ट्स देखने को मिले, जिनमें से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कौन से थे? सडन शिफ्ट टू मार्केट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसमें मार्केट को हम ओपन अप करते हैं, मार्केट जो है उसे हम ग्लोबल मार्केट के साथ अपनी कंट्री की मार्केट को कनेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, यानी कि यूएसएसआर की जो कंट्रीज हैं इन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया। इसका मतलब अब ये अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर रही हैं, अपनी मार्केट को ओपन अप कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज आकर के यहाँ पे सेटल हो सकती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो हमें शिफ्ट देखने को मिला मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में। पहले जहाँ पे जितनी भी इकोनॉमी हुआ करती थी, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे अमंग द सिटीजन्स अंडर सोशलिस्ट सिस्टम। बट कैपिटलिस्ट सिस्टम में अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, जो कंट्रोल हुआ करता था इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे, स्टेट का जो कंट्रोल होता था इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे, वो अब हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब प्राइवेट कंपनी सेटअप हो रही हैं, प्राइवेट ओनरशिप हमें देखने को मिल रही है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। अब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? कुछ जो पीपल हैं उनके हाथ में ज्यादा वेल्थ होगी, माइनॉरिटी ऑफ द पीपल जो है इनके पास वेल्थ होगी, ज्यादातर अमाउंट में मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ होगी, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो गरीब होंगे, उनके पास उतनी ज्यादा वेल्थ नहीं होती है। तो ये हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिला सोसाइटी में क्लास के बेसिस पे। किसमें? हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम में। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, अब स्टेट जो है वो तो कोई वेलफेयर स्टेप्स ले नहीं रही है, वेलफेयर पॉलिसीज बना नहीं रही है पहले की तरह। तो अब क्या देखने को मिल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के पास स्किल्स हैं उन्होंने अपने स्किल्स का यूज करके अपने आप को एम्प्लॉय किया, अपने लिए जॉब्स ढूंढी और उन्होंने अपनी प्रोग्रेस करवाई, अपने डेवलपमेंट पे उन्होंने फोकस किया। बट जिनके पास स्किल्स नहीं है, जिनके पास कोई एबिलिटीज नहीं है, या कह लो जो पर्सन अपनी एबिलिटीज को नहीं पहचान पाए वो अनएम्प्लॉयड रह गए, उनके लिए कोई भी काम अवेलेबल था ही नहीं मार्केट में, बड़ी बड़ी कंपनीज में कोई भी पोस्ट उनके लिए अवेलेबल थी ही नहीं। तो इस टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा। यानी कि अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आज कोई पर्सन 2 to 3 लाख रुपीस अगर जमा करके रख रहा है, सेविंग्स कर रहा है 2 to 3 लाख की, तो आज 2 to 3 लाख की कीमत है, अच्छी खासी वैल्यू है। बट अगर हम यही 10 साल बाद की बात करें तो 10 साल बाद ये जो 2-3 लाख रुपए हैं वो कुछ नहीं रह जाएंगे। तो ये होता है इन्फ्लेशन, जहां पे मनी की जो वैल्यू है वो गिरने लगती है। पहले क्या होता था? पहले 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी और आज 1 रुपए कुछ भी नहीं है। तो ये है इन्फ्लेशन, जहां पे हमारी मनी की वैल्यू गिरी है मार्केट में, तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। ये सारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे कहां पे? पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कौन से निकले? इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब जब हमने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखे, इसके ही अंडर में हमने क्या देखा कि इकोनॉमी के ही बेसिस पे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वहां पे स्टेट का कंट्रोल नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप हमें देखने को मिल रही है।
कुछ लोग एम्प्लॉयड हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। अब जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है या जो लो वर्क कर रहे हैं, लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, वो गरीबी में धंसते चले जाते हैं, यानी पॉवर्टी बढ़ने लगी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। कैपिटलिज्म जो है, जब हमने उसे अडॉप्ट किया तब हमें क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज बढ़ती हुई नजर आई इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो गरीबी बढ़ने लगी क्योंकि ज्यादातर लोग अब अनएम्प्लॉयड हैं, सभी के पास काम नहीं है और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो लो वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो पॉवर्टी बढ़ी, साथ ही साथ इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, रिच वर्सेस पुअर के बीच में इनइक्वालिटीज देखने मिल रही है सोसाइटी में। राइज इन क्राइम एंड करप्शन, अब गरीबी की ही वजह से लोगों ने क्राइम यानी कि चोरी वगैरह करना स्टार्ट किया, लूटपाट करनी शुरू करी, यानी कि काफी ज्यादा क्राइम बढ़ने लगा और करप्शन भी बढ़ने लगा। अब जो है माफिया गैंग्स जो हैं वो इमर्ज होकर के आए। एंड ऑफ स्टेट वेलफेयर सिस्टम, पहले सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर में जैसे वेलफेयर पॉलिसीज निकाला करती थी गवर्नमेंट, हालांकि बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट अभी भी दे रही थी सिटीजन्स को, कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी, यानी कि डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने के बाद भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो हैं यहाँ पे अभी भी जो गवर्नमेंट है एजुकेशनल फैसिलिटीज, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ये सब प्रोवाइड कर रही थी। बट पहले की तरह नहीं, पहले जो गवर्नमेंट है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया करती थी, जैसे सारे स्कूल्स जो है वहां पे फ्री एजुकेशन मिल रही है, स्टेट का ही कंट्रोल है, कोई प्राइवेट स्कूल्स देखने को नहीं मिलते थे, तो स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जो बहुत कम दाम पे यानी बहुत कम प्राइसेस पे, बहुत कम कॉस्ट पे अवेलेबल थे, या फिर कह लो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थे। बट अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिल रही है, यानी कि अब प्राइवेट कंपनीज जो है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, ये सब सेटअप होने लगे। तो अब जो प्राइसेस हैं, जो कॉस्ट है एजुकेशन की, वो बढ़ने लगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनने लगे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की भी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हालांकि स्टेट अभी भी कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही थी, स्टेट क्या कर रही है, अभी भी कुछ पॉलिसीज बना रही है सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, बट उतने नहीं जैसे पहले बनाया करती थी। और इसी की वजह से ये जो सडन चेंज आया है, पहले जो सिटीजन्स हैं वो कंप्लीटली डिपेंड किया करते थे स्टेट की वेलफेयर पॉलिसीज पे, अब धीरे धीरे स्टेट ने ये पॉलिसीज बनानी बंद कर दी और इसी वजह से सिटीजन्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब जो डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने लड़ना शुरू किया था, इंडिपेंडेंस की डिमांड करी थी सिटीजन्स ने डेमोक्रेसी के लिए, अब उसी डेमोक्रेसी को सिटीजन्स जो है वो अच्छी नजर से नहीं देख रहे थे कुछ कंट्रीज में। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन मेनी कंट्रीज। अब ये पूरा सिस्टम बिल्कुल नया था इन सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के लिए, तो वो सही तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाए कैपिटलिस्ट सिस्टम को, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, वीक गवर्नमेंट हमें देखने को मिली, बार बार गवर्नमेंट चेंज होना, गवर्नमेंट जो है उसको प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मिल पा रही थी, गवर्नमेंट सही से अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पा रही थी, वो जो पुराना सिस्टम था उसके ट्रेड्स, उसके जो ट्रेड्स है वो कहीं ना कहीं हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम में देखने को मिल रहे थे, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में अभी भी देखने को मिल रहे थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली हमें, यानी कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर पा रही थी सही से डेमोक्रेसी के अंडर में। इमर्जेंस ऑफ ओलिगार्ड्स, अब ओलिगार्ड्स क्या होते हैं, जहां पे जैसे हम मोनार्क की बात करें तो मोनार्क में क्या होता है, एक ही किंग होता है जिसके पास सारा कंट्रोल होता है, सारी अथॉरिटी एक ही राजा के पास होती है। वहीं ओलिगार्ड्स में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि 4 to 5 पीपल, या फिर जो कह सकते हैं जो एलीट पीपल हैं, उनके पूरे ग्रुप के पास पावर होती है और वो रूल करते हैं किसी सोसाइटी पे, तो वो होती है ओलिगार्की। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में मेनली प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, इनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, बट अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओलिगार्क्स हमें देखने को मिले, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके पास उतनी पावर है ही नहीं, उनकी अथॉरिटी को लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी, ओलिगार्क्स। ओलिगार्क्स इमर्ज हो गया है, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा पॉलिटिक्स में। वेल्थ गॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पावरफुल पीपल। अब वेल्थ जो है, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो वेल्थ है, मेजॉरिटी ऑफ द जो वेल्थ है, मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ ये माइनॉरिटीज के पास थी, यानी कि कुछ लोगों के पास थी, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, जो पॉवर्टी के शिकार हो रखे हैं, जो गरीब हैं। तो रिच वर्सेस पुअर, ये गैप हमें देखने को मिल रहा है अगेन। तो वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के हाथ में थी, और जिन्होंने वेल्थ अक्यूमुलेट करके रख रखी थी, जिन लोगों के पास वेल्थ थी, अच्छा खासा पैसा था, उनका ही इन्फ्लुएंस देखने को मिला, उसी ग्रुप का, यानी उसी एलीट सेक्शन का, सोसाइटी के एलीट सेक्शन का जो कंट्रोल है वो बढ़ने लगा इंडस्ट्रीज पे, मीडिया पे एंड पॉलिटिक्स पे, यानी कि जो एलीट्स हैं इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा पॉलिटिक्स पे। कहाँ पे, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। और इसी की वजह से हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि जहां पे पावर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट वहां पे वीक है, और यहाँ पे जो एलीट्स हैं
उनके पास पावर बढ़ती जा रही है, एलिट जो ग्रुप्स हैं उनके पास पावर बढ़ती जा रही है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है मीडिया एंड पॉलिटिक्स पे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या निकला शॉक थेरेपी का? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या निकला? Some countries gradually stabilize their economy while others faced economic hardships. अब कुछ कंट्रीज जो है उन्होंने धीरे धीरे, सभी कंट्रीज में हमें मेनली ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। सभी कंट्रीज को शॉक थेरेपी प्रोसेस के टाइम पीरियड पे काफी ज्यादा नेगेटिवली सफर करना पड़ा, बट धीरे धीरे कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई, यानी कि उनकी स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिली, सब कुछ सही से चलने लगा। स्टेबल वे में उन कंट्रीज ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। अब वो सही से डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर पाए, सही से डेमोक्रेसी जो है वो चल पा रही है उन देशों में। यानी कि कुछ देश ऐसे थे जहां पे सब कुछ बेटर होता चला गया धीरे धीरे, ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया और उनकी स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट, स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी, काफी अच्छी खासी कंट्री उन्होंने मैनेज करनी सीख ली। अपनी कैपिटलिस्ट सिस्टम को सही से उन्होंने धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया। बट कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्हें अभी भी इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करने को मिल रही थी, अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो डेमोक्रेसी को सही से अडॉप्ट नहीं कर पाई थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को। तो शॉक थेरेपी क्या है वो हमने डिस्कस किया, हमने देखा उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस और जो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो ओलिगार्क्स वगैरह हैं, उन सब के बारे में हमने देखा। यानी ये मेन कॉन्सिक्वेंसेस थे जो हमें देखने को मिले हर एक पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब शॉक थेरेपी के बाद हमने देखा था बहुत ज्यादा नेगेटिवली सफर करना पड़ा डिफरेंट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमने देखा था। अब वो जो नेगेटिवली सफर कर रहे थे वो सारी कंट्रीज, उसमें सिर्फ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं थे, बल्कि डिफरेंट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। यानी ये भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में ही आते हैं, बट बॉर्डर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे और दूसरी भी टेंशंस थी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। टेंशंस डेवलप होने लगी। जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जैसे रशिया, तो रशिया की ही दूसरी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ टेंशंस डेवलप हुए। आज जो हम देखते हैं रशिया एंड यूक्रेन, इनके बीच में तो आज तक ये सारे टेंशंस क्रिएटेड हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं डिफरेंट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच में। तो अब ये जो 15 न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन के आई हैं, इनके बीच में टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेस्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेंशंस। अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टेंशंस क्रिएट हुए कहां पे? इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। अब जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, जो 15 कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई, उनके बीच में इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। यानी कि दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। साथ ही साथ इंटरनली भी हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, टेंशंस क्रिएट हो रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली हमें। पहला है एथनिक एंड नेशनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन एथनिक आइडेंटिटीज बिकेम स्ट्रॉन्गर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले तक क्या था कि जो सोवियत यूनियन था, यानी कि सोवियत यूनियन के अंडर में जो एक गवर्नमेंट चला करती थी, उसकी वजह से पूरा कंट्रोल रखा जा रहा था डिफरेंट कंट्रीज पे, डिफरेंट स्टेट्स पे, डिफरेंट एरियाज में, सभी को यूनाइटेड रखा जा रहा था। पूरे जो सोवियत यूनियन है सभी एरियाज को एकजुट रखा जा रहा था, यूनाइटेड रखा जा रहा था। अब जो एथनिक यानी कि जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, जो कल्चरल आइडेंटिटीज जो है, तो कल्चरल आइडेंटिटीज यानी सभी एथनिक कम्युनिटीज जो हैं वो सब साथ में रहा करते थे, यूनाइटेड थे सोवियत यूनियन के अंडर में। बट डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ, जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं यानी कल्चरल आइडेंटिटीज जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। लोग जो है अपने नेशन से ज्यादा अपने एथनिक कम्युनिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, यानी कि अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं। अपनी कम्युनिटी अपने कल्चर के बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज के डिमांड रेज करनी स्टार्ट करी डिफरेंट एरियाज में। एग्जांपल चेचनिया। चेचनिया जो है ये रशिया का ही एक पार्ट है, तो रशिया में ही ये चेचनिया एरिया आता है। अब चेचनिया का जो चेचनिया जो है इसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रशिया के साथ, किस बेसिस पे? इन्हीं एथनिक आइडेंटिटीज की बेसिस पे। अब चेचनिया जो है यहाँ पे मेनली जो मुस्लिम आइडेंटिटीज, मुस्लिम कम्युनिटीज जो है वो रहती हैं, और रशिया जो है वहां पे मेनली ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो क्रिश्चियंस हैं। तो
अब जो मुस्लिम आइडेंटिटी है ये इनकी अलग है, मुस्लिम कम्युनिटीज जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से अलग है, तो इन्होंने अपनी खुद की कंट्री की डिमांड करी। चेचनिया जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है रशिया से आजाद होना चाहता है, अपना खुद का एक देश बनाना चाहता है चेचनिया एरिया, और रशिया ने इस चीज को लेकर के रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। चेचनिया जो है उसकी डिमांड जब उसने रेस करी, चेचनिया ने इंडिपेंडेंस की जो डिमांड रेस करी तो उसको रिफ्यूज कर दिया किसने, रशिया ने, और जिसकी वजह से रशिया एंड चेचनिया एरिया के बीच में कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, वॉर भी हुई है, इंटरनल वॉर्स हुई हैं, इंटरनल टेंशंस हैं, जैसे कि 2 चेचनिया वॉर्स भी हुई हैं। पहली तो 1994 से 1996 के अराउंड थी, और सेकंड जो चेचनिया वॉर है वो 1999 के ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुई। अब अजरबैजान एंड आर्मेनिया कन्फ्लिक्ट्स। अब अजरबैजान एक कंट्री है और आर्मेनिया दूसरी कंट्री है। अभी यहाँ पे हमने देखा रशिया के ही बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रशिया के डिफरेंट एरियाज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। चेचनिया रशिया का ही पार्ट है, अब वो रशिया से अलग होने की डिमांड कर रहा है, बट यहाँ पे ये दोनों ही कंट्रीज पहले से अलग हैं। अजरबैजान अलग कंट्री है और आर्मेनिया अलग कंट्री है। अब यहाँ पे क्या है, अजरबैजान में एक एरिया है नागोर्नो काराबाख। अब नागोर्नो काराबाख जो एरिया है अजरबैजान में, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर्मेनियंस हैं, तो इस वजह से जो नागोर्नो काराबाख वाला जो एरिया है उसने डिमांड रेस करी कि या तो हमें इंडिपेंडेंट नेशन दे दो या फिर हमें आर्मेनिया के साथ जुड़ना है, हमें आर्मेनिया कंट्री जो है उसके साथ जुड़ना है, हमें अजरबैजान के साथ नहीं जुड़ना। तो ये डिमांड थी नागोर्नो काराबाख रीजन की, बट इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया अजरबैजान ने, जिसकी वजह से अजरबैजान और आर्मेनिया इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। आर्मेनियन पॉपुलेशन जो है उसके लिए आर्मेनिया उन आर्मेनियन पॉपुलेशन की वजह से उनकी तरफ से लड़ती है, किससे, अजरबैजान से। हालांकि नागोर्नो काराबाख जो एरिया है वो अजरबैजान में है, बट वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल कौन है, आर्मेनियंस, और यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है वही एथनिक कम्युनिटीज जो है, एथनिक आइडेंटिटीज जो है उसके बेसिस पे उन्होंने अपने डिफरेंट कल्चर के बेसिस पे, डिफरेंट कम्युनिटीज है उनकी, उसके बेसिस पे उन्होंने नेशन की डिमांड कर दी, और क्योंकि उनकी उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया तो दोबारा से कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, जो टेंशंस है वो क्रिएट होने लगे इन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इस टाइप से एथनिक आइडेंटिटीज जो है ये और ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। जो सिटीजंस हैं उन्होंने अपने नेशन से ज्यादा अपनी कम्युनिटीज को प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंस दी इन्होंने सबसे ज्यादा अपने कल्चर को, जिसकी वजह से डिफरेंट एरियाज में कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। सेकंड, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बॉर्डर्स वर नॉट क्लियरली डिफाइंड ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। सोवियत यूनियन के टाइम पीरियड पे बॉर्डर्स जो है वो क्लियरली डिफाइन ही नहीं की गई, क्योंकि पूरा एरिया जो है उसे कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा था, यूएसएसआर। तो कोई भी बॉर्डर्स वगैरह क्रिएट ही नहीं की गई थी, ये माना जाता था ये पूरा एरिया एक कंट्री, एक अलायंस के तौर पे वर्क कर रहा है, और इसके डिसइंटीग्रेशन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था पहले। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद जाके बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हुए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स इमर्ज्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले हमने बॉर्डर्स डिफाइन नहीं कर रखे थे, बॉर्डर्स नहीं बना रखे थे, टेरिटरीज नहीं बना रखी थी हमने। और अब जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब 15 न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज निकल के आई, तो हर एक कंट्री की अलग अलग बाउंड्री होती है, अलग अलग टेरिटरी होती है। अब उस टेरिटरी को लेके कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, कौन सा एरिया किस कंट्री के अंडर में होगा इसको लेके डिस्प्यूट्स अराइज हुए। यानी कि हर एक कंट्री चाहती थी ज्यादातर जो एरिया है ये मेरे अंडर में आए, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज जो है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगे बॉर्डर्स को लेकर के, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिले, टेरिटरीज एक्सपेंशन के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने लगे। इकोनॉमिक टेंशंस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज डिससैटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक टेंशंस ये हमने पिछले भी टॉपिक में डिस्कस किया था। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला हमें रिसोर्सेज का, कुछ लोगों के पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो गरीब है, रिच वर्सेस पुअर का हमें गैप देखने को मिल रहा है, यानी मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो कुछ ही लोगों के पास अक्यूमुलेट हो रखी है, और उस वजह से वो जो वेल्दी पीपल हैं उनकी काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ करती थी। जो वेल्दी पीपल हैं उनकी पोजीशन हाई हुआ करती थी, स्टेटस हाई हुआ करता था, और इनका इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स एंड मीडिया पे। तो इकोनॉमिक टेंशंस हमें देखने को मिले, रिच वर्सेस पुअर का हमें गैप देखने को मिला। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, न्यू कंट्रीज लैक्ड स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अगर हम इंडिया की बात करें तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हमारे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, मेनली जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स, तो ये आ जाते हैं हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में। अब इंडिया में क्या कर रखा है, हमने इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है पावर का, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में हमें सही से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए नहीं दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, या फिर अगर हैं तो उनके पास प्रॉपर वे में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बार बार
चेंज होती रहती है, जो गवर्नमेंट है क्या कह सकते हैं कि सरकार गिर जाती है, मिड टर्म इलेक्शन ही करवा दिए जाते हैं दोबारा से। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, यानी बार बार सरकार बदलती रहती है, हमें वीक गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, हमें वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं देखने को मिल रहे, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रॉपर्ली हम इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं सोसाइटी में, हम पॉलिसीज नहीं बना पा रहे हैं सही से। ये पूरा सिस्टम नया था पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के लिए, वो सही से इसे अडॉप्ट नहीं कर पाए डेमोक्रेसी को, इसी की वजह से वीक गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, सही से उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश नहीं करे, इसकी वजह से सरकार जो है वो बार-बार बदल रही है, तो हमें ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर्स, नाटो एक्सपैंडेड टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप, ये हमने डिस्कस किया था कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, उसके कुछ समय बाद जाके जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जो पहले यूएसएसआर की पार्ट थी, तो वो जो कंट्रीज हैं उन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया, यानी कि जो वेस्टर्न यूएसए का जो अलायंस था, वेस्टर्न अलायंस जो था नाटो, उसे ज्वाइन किया किसने, जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, स्पेशली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया। रशिया फेल्ट थ्रेटन्ड बाय वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अब रशिया जो है उसे थोड़ा डर लगने लगा इस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को लेकर के। रशिया जो है वो नहीं चाहता था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से रशिया में भी टेंशंस क्रिएट हो, रशिया नाटो में नहीं जुड़ना चाहता था, रशिया का अलग अपना वार्सो पैक्ट था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रशिया जो है उसे लग रहा था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से रशिया में भी टेंशंस क्रिएट हो सकती हैं, तो इसकी वजह से रशिया और वेस्ट इनके बीच में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगे। रशिया नहीं चाहता था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़े, और वहीं पे रशिया के पास तक की जो कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वहां तक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पहुंच चुका था। वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने उन कंट्रीज को, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया था नाटो में। नाटो ग्रुप जो है उसमें ये सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जाके जुड़ गई, और रशिया जो है उसने क्या सोचा कि अगर मैंने कोई स्टेप्स नहीं लिए तो हो सकता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से रशिया में भी टेंशंस क्रिएट हो जाए, तो इसकी वजह से रशिया और वेस्ट के बीच में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ये सारे टेंशंस क्रिएटेड थी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सबसे पहली बात, एथनिक आइडेंटिटीज जो है ये स्ट्रांग होने लगी, जो सिटीजन्स है उन्होंने अपने नेशन से ज्यादा अपनी कम्युनिटीज को प्रेफरेंस दी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नेगेटिव थे, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वली देखने को मिला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था रिसोर्सेज का, और जो वेल्दी पीपल थे उनके पास ज्यादा पावर थी सोसाइटी में। और एक्सटर्नल पावर्स जो है इनका भी रोल बढ़ने लगा, जैसे नाटो जो है इसे ज्वाइन किया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने, जो एक टाइम पीरियड पे यूएसएसआर के पार्ट थी, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो एक टाइम पे सोशलिस्ट सिस्टम का पार्ट थी, अब वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर रही थी। अब वो कंट्रीज जो है वो यूएसए के साथ जुड़ रही थी, नाटो को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले, इस टाइप से टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 10 पढ़ेंगे, दैट इज इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच में रिलेशंस कैसे हैं वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया के रिलेशंस यूएसएसआर के साथ कैसे थे, यानी कि डिसइंटीग्रेशन से पहले यूएसएसआर के साथ कैसे रिलेशंस थे इंडिया के। तो इंडिया यूएसएसआर रिलेशंस बिफोर 1991, यानी बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इंडिया के कैसे रिलेशंस थे। यूएसएसआर वाज इंडियाज क्लोज एंड ट्रस्टेड एलाई। यूएसएसआर जो है वो इंडिया का एक तरह से फ्रेंड था, फ्रेंड नेशन है, यानी कि यूएसएसआर एंड इंडिया जो है इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस थे, और इंडिया एंड यूएसएसआर इन दोनों के बीच में कॉपरेशन था, यानी कि ये लोग एक साथ कॉपरेट किया करते थे डिफेंस, हेवी इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। यानी डिफेंसिव पर्पसेस के लिए बात की जाए तो जैसे कि जो वेपन्स हैं या फिर वेपन्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो इंडिया यूएसएसआर की कंट्रीज से इंपोर्ट करवा लिया करता था। तो इस टाइप से डिफरेंट जो एरियाज हैं, डिफरेंट फील्ड्स जो हैं उसके बेसिस पे कॉपरेशन कर रखा था यूएसएसआर एंड इंडिया ने। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1971 स्ट्रेंथेंड रिलेशंस। अब ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ये साइन की गई यूएसएसआर और इंडिया के बीच में 1971 में। 1971 जब पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था इंडिया का, इंडो पाक वॉर जो हुआ था 1971 में, जिसका रिजल्ट क्या निकला, बांग्लादेश एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन बन के निकला। तो
तो इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान से वॉर कर रहा था बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए। तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था तब यूएसए एंड चाइना, इन दोनों कंट्रीज ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट था। पाकिस्तान जो है उसके पास यूएसए एंड चाइना का सपोर्ट था। अब इंडिया को भी अपना एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पार्टनर चाहिए था, तो इंडिया ने ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, और यूएसएसआर ने सपोर्ट किया इंडिया को इस वॉर में। और रिजल्ट क्या निकला, इंडिया जीत गया, और इंडिया की विक्ट्री के बाद बांग्लादेश जो है वो आजाद हुआ, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन पाया। तो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ये 20 इयर्स के लिए साइन की गई थी इंडिया और यूएसएसआर के बीच में। इंडियाज रिलेशन विद रशिया, अभी हमने देखा इंडिया के रिलेशंस कैसे थे यूएसएसआर के साथ, यानी कि बिफोर द डिसइंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन के बाद जब रशिया जो है इसने सक्सेसर पोस्ट संभाली यूएसएसआर की, तो रशिया के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस थे। इंडिया एंड रशिया कंटिन्यूड फ्रेंडली रिलेशंस। अब इंडिया और रशिया इन दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस थे। जैसे रिलेशंस इंडिया के यूएसएसआर के साथ थे वैसे ही रिलेशंस इंडिया के रशिया के साथ हैं। इवन आज भी प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है रशिया। तो इंडिया और रशिया के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, रिलेशंस बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब ये रिलेशंस म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट है इन दोनों कंट्रीज को कि अगर कभी भी वॉर हुई, जैसे अगर इंडिया की वॉर होती है किसी भी कंट्री के साथ, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की बात करें, चाइना की बात करें, तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अगर उनके साथ हमारी वॉर होती है इंडिया की, सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज ही नहीं किसी के भी साथ अगर हमारी वॉर हो तो रशिया हमें सपोर्ट करेगा। रशिया से हमारे पास वेपन्स इंपोर्ट करवा सकते हैं तो हम इंपोर्ट करवा सकते हैं रशिया से वेपन्स वगैरह। रशिया फुल सपोर्ट करेगा इंडिया को। अगर रशिया की किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है, तो इंडिया सपोर्ट करेगा रशिया को। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। स्पेशली इंडिया एंड रशिया जो है वो इन सभी फील्ड्स में कॉपरेट करती हैं। साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको लेकर भी कॉपरेशन है रशिया एंड इंडिया के बीच में। इंडियाज रिलेशंस विद अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, अब इंडिया के दूसरे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं। अब 15 इंडिपेंडेंट नेशंस बन के आए थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। हमने रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन देखे। अब इंडिया के दूसरी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस थे। इंडिया डेवलप टाइज विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि सभी जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उनके साथ इंडिया के काफी अच्छे खासे रिलेशंस थे, फ्रेंडली रिलेशंस थे। इंडिया जो है वो यहाँ से डिफरेंट रिसोर्सेज इंपोर्ट करवाया करता है। इंडिया सेंट्रल एशिया से, मेनली सेंट्रल एशिया में कहा जाता है तेल के कुएं हैं, तो पेट्रोलियम जो है वो इंपोर्ट करवाया जाता है इंडिया में सेंट्रल एशिया से। ऐसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां से भी हम डिफरेंट ट्रेड पर्पसेस के लिए, डिफेंसिव पर्पसेस के लिए हमारे रिलेशंस बने हुए हैं। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, हम कह सकते हैं ओवरऑल सारी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो हैं उनके साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी। रोल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडिया अडॉप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। अब 1991 में क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ है यूएसएसआर का, और 1991 में ही इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे हमने इंडिया में। और इसके बेसिस पे क्या किया गया, इंडिया की जो मार्केट है उसे ओपन कर दिया गया टू द ग्लोबल मार्केट, और इंडिया जो है उसमें ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, यानी कि अब इंडिया जो है वो ग्लोबली कनेक्ट होने लगा डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट फील्ड्स में। अब इंडिया जो है वो भी ग्लोबलाइजेशन में शामिल हो गया इस प्रोसेस में। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए गए इंडिया में, यही थे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इस पूरे वर्ल्ड के साथ और ज्यादा कनेक्ट होता चला गया। दिस हेल्प इंडिया टू एंगेज विद न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती जा रही हैं। अब जब इंडिया में हमने ये रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे, इसका मतलब क्या है, इंडिया भी इन सभी कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो पा रहा है। इंडिया ने अपनी मार्केट ओपन अप कर दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी इंडिया में। इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं वो बाहर जाके अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करने लगे, बाहर ट्रेड करने लगे। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हम सेटअप करने लगे बाहर के देशों में भी। तो अब इस टाइप से क्या हुआ है, हमारे लिए भी मार्केट ओपन अप है और हमने भी बाहर की कंट्रीज के लिए अपनी मार्केट को ओपन कर दिया है। पहले इंडिया 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी जो है वो आइसोलेशन में रहा करती थी, यानी कि हमारी मार्केट ओपन नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि अगर हम मार्केट ओपन अप कर देंगे तो इससे क्या होगा, बाहर की कंपनीज आएंगी और वो एक तरह से अपना रूल एस्टैब्लिश करने लगेंगी। ऐसे ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था,
पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सिर्फ ट्रेड पर्पसेस के लिए, धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम भी उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया और इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया। तो अब दोबारा से वो सिचुएशन अराइज ना हो जाए, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, नेटिव इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनकी भी ग्रोथ हो, तो उसके बेसिस पे फॉरेन इंडस्ट्रीज का आना मना कर रखा था इंडिया में। तो इंडिया में क्या था, हमारी जो खुद की इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडियन कंपनीज जो थी वो एस्टैब्लिश की गई और उनको प्रमोट किया जा रहा था, ना कि इन फॉरेन कंपनीज को। तो इसलिए इंडिया आइसोलेशन में था। बट 1991 के बाद से इंडिया जो है वो भी ग्लोबलाइज्ड होता चला गया, इंडिया भी ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट होता चला गया, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, अब फॉरेन कंपनीज जो है वो भी हमें देखने को मिलती हैं अपने देश में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा इंडिया में आफ्टर 1991 इन रिफॉर्म्स के बाद। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि इंडिया के रिलेशंस कैसे थे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंडली रिलेशंस हैं इंडिया के, जैसे कि इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस हमने देखे, यानी कि डिसइंटीग्रेशन से पहले इंडिया के जो रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस यूएसएसआर के साथ थे। अब डिसइंटीग्रेशन के बाद वही सेम रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच में है। कॉपरेशन कर रखा है इन दोनों कंट्रीज ने आपस में डिफरेंट फील्ड्स में। साथ ही साथ इंडिया जो है उसके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ओवरऑल कहा जाए तो सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं इंडिया के। अब इंडिया में जब से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए हैं, उसके बाद से तो और तेजी से हम लोग ग्लोबलाइज होते चले गए हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन सही से मेंटेन कर पा रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much. हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 11 पढ़ेंगे, दैट इज मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान एंड गल्फ वॉर। अब सबसे पहले मिडल ईस्ट है क्या? मिडल ईस्ट मेनली हमारे एशिया का ही पार्ट है। एशिया और यूरोप के बीच का जो पार्ट है उसे कहा जाता है मिडल ईस्ट। अब जो तीन हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, मेजर कॉन्टिनेंट्स जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं, जुड़े हुए हैं वाया लैंड। तो अब इस एरिया को जोड़ती है जो कंट्रीज, जो इनके बीच में पड़ती हैं कंट्रीज, वो कहलाई जाती हैं मिडल ईस्ट। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को मिला करके जो फार वेस्ट है, तो फार वेस्टर्न कंट्रीज कौन से हो जाएंगी? जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। और ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज कौन से हो जाएंगी? जैसे जापान, जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है। और जो बीच में पार्ट है, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच वाला जो एरिया है उसे कहा जाता है मिडल ईस्ट, जो ना ही पूरा वेस्ट में है ना ही ईस्ट में गिना जाता है, इसीलिए उसे मिडल ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पे मेनली हमारे अरब नेशंस आ जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान, इराक, ये सारे एरियाज आ जाते हैं। साथ ही साथ इजिप्ट, जॉर्डन, ये वाले एरियाज भी आ जाते हैं। मिडल ईस्ट एरिया जो है, यहीं से मेजर जो रिलीजन्स हैं उनकी ग्रोथ हुई, जैसे कि क्रिश्चियन और इस्लाम, इन सब रिलीजन्स की ग्रोथ इसी मिडल ईस्ट एरिया से हुई। तो मिडल ईस्ट एरिया जो है, यहाँ पे पहली बात रिसोर्सेज भी बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गैस एंड ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं मिडल ईस्ट एरिया में। और इन्हीं रिजर्व्स की वजह से हम कह सकते हैं, तेल के कुओं की वजह से डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो वॉर है वो चलती रहती है, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये मिडल ईस्ट जो है, इस एरिया में बहुत ज्यादा वॉर्स वगैरह होती हैं। तो अब इसी एरिया के हम क्राइसिस या इसी एरिया में अराइज्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम मेनली अफगानिस्तान और गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम अफगानिस्तान क्राइसिस की बात करेंगे। तो अफगानिस्तान क्राइसिस ओवरऑल देखा जाए तो अफगानिस्तान को हम मिडल ईस्ट का पार्ट मानते नहीं है, बट फिर भी अफगानिस्तान जो है, क्योंकि वो लगभग उसी साइड पड़ता है, तो हम इसे काउंट कर लेते हैं मानते। तो अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान became an important area during the Cold War। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले की बात कर रहे हैं, 1991 से पहले अफगानिस्तान जो है, यहाँ पे सोवियत इन्वेजन हमें देखने को मिला। यानी अफगानिस्तान में जो सोवियत यूनियन है उसने इन्वेड किया, अफगानिस्तान को भी सोशलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तो अफगानिस्तान जो है, ये कोल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका था, जहाँ पे हमें सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में वॉर
वॉर भी देखने को मिली। हालांकि ऑन ग्राउंड वॉर नहीं हुई थी, लेकिन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे अफगानिस्तान वॉर या अफगानिस्तान क्राइसिस के टाइम पे। इन 1979 द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान टू सपोर्ट अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। 1979 में क्या हुआ था, सोवियत यूनियन जो है उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे, उन्होंने अपनी मिलिट्री जो है वो भेजी कहाँ पे, अफगानिस्तान में, जिससे कि अफगानिस्तान में भी सोशलिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाए और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए। तो अफगानिस्तान जो है वहां पे सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया, अपने ट्रूप्स भेजे जिससे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे सेटल की जाए, एस्टैब्लिश की जाए। सोवियत इन्वेजन 1979, यूएसएसआर वांटेड टू मेंटेन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। यूएसएसआर चाहता था कि अफगानिस्तान जो है वहां पे भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को हम लोग एस्टैब्लिश करें, कम्युनिस्ट सिस्टम जो है उसे एस्टैब्लिश करें। जो गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश करवाना चाहते थे, कौन, यूएसएसआर। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस, और जो वहां पे एंटी कम्युनिस्ट रिजीम्स चल रही थी, जैसे अफगानिस्तान जो है वहां के जो नेटिव सिटीजन्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम सोवियत सिस्टम को यानी कि सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करें। वो नहीं चाहते थे अफगानिस्तान के नेटिव्स कि हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए, बट इनकी बात नहीं मानी गई, यानी कि जो नेटिव्स हैं उनकी बात नहीं मानी गई और फिर भी जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुली कम्युनिस्ट सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश करवाने की कोशिश की गई अफगानिस्तान में। और जो एंटी कम्युनिस्ट रिजीम्स चल रही थी यानी कि एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट्स जो चल रहे थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश हो, तो उन लोगों ने मूवमेंट्स चलाने शुरू किए। तो उनके अगेंस्ट में जो सोवियत सिस्टम है उन्होंने मिलिट्री एक्शंस भी लिए, यानी कि जो लोग नहीं चाहते थे, अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाए, बट फोर्सफुली वहां पे कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश कर रही थी कौन, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट। यूएसए सपोर्टेड अफगान फाइटर्स कॉल्ड मुजाहिदीन्स। अब जो यूएसए है उसने क्या किया, अब सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, फोर्सफुली कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहा था, कहां पे, अफगानिस्तान में। अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने जो अफगानिस्तान के नेटिव पीपल है उनकी साइड से अपनी वॉइस रेज करी। जो यूएसए है उसने अफगानिस्तान के जो रूलर्स थे, अफगानिस्तान के जो मूवमेंट्स थे उनकी तरफ से, उनकी साइड से एक्शंस लिए किसने, यूएसए ने। तो एक ग्रुप था मुजाहिदीन का, एक ग्रुप था जो चाहते थे कि कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश ना किया जाए। तो जो लोग नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश हो, उन लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा था, मुजाहिदीन कहा जाता था उनके ग्रुप को। वो मूवमेंट्स चलाते थे जिससे कि कम्युनिस्ट सिस्टम को अपोज किया जाए, उससे हम बच सके। तो मुजाहिदीन क्या चाहते थे कि कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश ना हो, और इनकी साइड से यूएसए जो है उसने एक्शंस लेने स्टार्ट किए, यानी यूएसए ने मुजाहिदीन को फुल सपोर्ट दिया अपना। दिस टर्न्ड अफगानिस्तान इनटू अ कोल्ड वॉर बैटल ग्राउंड, और इसी की वजह से अफगानिस्तान जो है वो कोल्ड वॉर के टाइम पे एक बैटल ग्राउंड का काम कर रहा था, यानी जहां पे युद्ध होता है ऐसी जगह का काम कर रहा था कौन, अफगानिस्तान, जहां पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे। यूएसएसआर चाहता था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाए अफगानिस्तान में, वहीं यूएसए जो है वो मुजाहिदीन की साइड लेकर के यूएसएसआर के ट्रूप्स को वहां से हटाने की कोशिश कर रहा था। तो इस टाइप से अफगानिस्तान में ही बैटल ग्राउंड बन चुका था, यानी अफगानिस्तान जो है वहां पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, हैवी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री बर्डन। अब मेनली यूएसएसआर की अगर बात की जाए तो यूएसए की इकोनॉमी जो है वो तो बहुत वेल ऑफ थी, यूएसए पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो उसकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा नहीं थी, यूएसएसआर की इकोनॉमी उतनी ज्यादा नहीं थी, और जितना भी पैसा या जितनी भी इकोनॉमी जनरेट होती थी कंट्री में उसे मिलिट्री वेपन्स बनाने के लिए यूज कर लिया जाता था, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था, कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए इकोनॉमी का यूज किया जाता था। जहां तक कि जो सिटीजन्स हैं उनके जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए भी उस इकोनॉमी का, उस मनी का यूज नहीं किया जा रहा था। काफी लोग ऐसे थे, काफी सिटीजन्स ऐसे थे यूएसएसआर के जिन्हें भूखा रहना पड़ता था, पॉवर्टी बढ़ती चली गई। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूएसए में ऐसा कोई केस नहीं था। अब अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर जो है उसकी इकोनॉमी उतनी वेल ऑफ नहीं थी यूएसए के कंपैरिजन में, तो यूएसए पे तो उतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन इस वॉर की वजह से काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, काफी ज्यादा खर्चा बढ़ गया यूएसएसआर के लिए। यूएसए जो है वो तो सब कुछ मैनेज कर रहा था आसानी से क्योंकि उसकी इकोनॉमी वेल ऑफ है, और यूएसएसआर जो है उसकी इकोनॉमी क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से क्या हुआ, मिलिट्री और इकोनॉमिक बर्डन बढ़ने लगा, यानी कि इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल देखने मिला हमें। इकोनॉमी का बहुत हैवी बर्डन पड़ा इकोनॉमिकली, किस पे,
पे यूएसएसआर पे, यानी इनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले से ही इकोनॉमी अनस्टेबल थी, पहले से ही इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही थी, जितना पैसा जनरेट हो रहा है उसका हम लोग यूज वॉर के लिए कर रहे हैं, तो सिटीजन्स की भी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो काफी ज्यादा बर्डन पड़ गया किस पे, यूएसएसआर पे। इस वॉर की वजह से, अफगानिस्तान क्राइसिस की वजह से काफी ज्यादा हैवी बर्डन पड़ गया यूएसएसआर पे, और यूएसए को उतना ज्यादा यूएसए पे हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। कंट्रीब्यूटेड टू द वीकनिंग ऑफ द सोवियत यूनियन। अब क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान क्राइसिस के टाइम पे यूएसए जो है उसने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू किया, और यूएसए जो है उसके सपोर्ट की वजह से मुजाहिदीन जो है उनकी डिमांड्स फुलफिल हो पा रही थी, मुजाहिदीन जो है वो सही से लड़ पा रहे थे, उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिल पा रहा था, और यूएसएसआर की जो ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्री है, वो वीक पड़ रही थी यूएसए के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ यूएसए का पाला ज्यादा था, यहाँ पे भारी था। तो यूएसए जो है उसकी जीत हो रही थी, यूएसए जो है उसकी विक्ट्री हमें देखने को मिली, और बाद में यूएसएसआर जो है उन्हें अपनी ट्रूप्स को दोबारा से यूएसएसआर बुलवाना पड़ा, यानी कि उन्हें अपनी ट्रूप्स को वहां से बैक ऑफ करवाना पड़ा। आफ्टर सोवियत विड्रॉवल इन 1989 अफगानिस्तान फेस्ड सिविल वॉर एंड राइज ऑफ तालिबान। अब जब सोवियत विड्रॉल हमें देखने को मिला, यानी सोवियत इन्वेजन कब हुआ, 1979 में, जब हमें 1979 में सोवियत यूनियन ने जो ट्रूप्स है वो भेजी थी अफगानिस्तान में, वो कब भेजी, 1979 में, जिसे सोवियत इन्वेजन कहा गया। अब 10 साल बाद 1989 के टाइम पे, किसके टाइम पे, गोर्बाचेव के टाइम पे, मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम पे क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन है उसने अपनी ट्रूप्स को बैक ऑफ करवाया, अफगानिस्तान से दोबारा अपने पास बुलवा लिया, यानी यूएसएसआर बुलाया किसे, उन ट्रूप्स को, यानी विड्रॉ कर दिया उन्होंने वहां से, और इसकी वजह से क्या हुआ, अफगानिस्तान में सिविल वॉर्स देखने को मिली। तालिबान जो रजीम है वो आगे बढ़ी। तालिबान जो जानते हैं हम एक टेररिस्ट ग्रुप है, बहुत फेमस टेररिस्ट ग्रुप है, तो तालिबान जो है उसकी ग्रोथ हुई, साथ ही साथ सिविल वॉर हमें देखने को मिली। अब अफगानिस्तान जो है क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और वो नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन जो है वो यहाँ पे आके अफगानिस्तान में आके कम्युनिस्ट सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश कर दे। क्यों? क्योंकि जो लोग आके यहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो क्रिश्चियंस हैं, और यहाँ पे अफगानिस्तान में जो मेजर रिलीजन है वो कौन सा है, इस्लाम। तो एक तरह से हमें यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अफगानिस्तान जो है एक बैटल ग्राउंड बन गया, जहाँ पे रिलीजियस लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। अफगानिस्तान में क्या हुआ है, सोवियत इन्वेजन हमें 1979 में देखने को मिला, जहाँ पे यूएसएसआर ने अपने ट्रूप्स भेजे कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए, और यूएसए ने सपोर्ट किया किसको, अफगान फाइटर्स को, जो लोग नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाए, और उनके ग्रुप को क्या कहा गया, मुजाहिदीन। तो मुजाहिदीन को सपोर्ट किया किसने, यूएसए ने, और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। अफगानिस्तान एक बैटल ग्राउंड का काम कर रहा था, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, सोवियत यूनियन जो है उसे अपने ट्रूप्स हैं उनका विड्रॉल करवाना पड़ा, यानी बैक ऑफ करना पड़ा, जिससे कि अब क्योंकि उनकी इकोनॉमी का भी डाउनफॉल हुआ, काफी ज्यादा हैवी बर्डन पड़ा यूएसएसआर पे। यूएसए की इकोनॉमी पे उतना इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन यूएसएसआर की इकोनॉमी का बहुत तेजी से डाउनफॉल हुआ, बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा था, और यही वो टाइम था जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। पहले से ही काफी ज्यादा टेंशंस क्रिएट होती चली जा रही थी, और जब सोवियत यूनियन ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करवाया, कहां से, अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान में हमें सिविल वॉर्स देखने को मिली और तालिबान रजीम्स देखने को मिली। अब गल्फ वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ गल्फ वॉर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब गल्फ वॉर, 2 गल्फ वॉर्स हुई हैं। सबसे पहली गल्फ वॉर हुई 1990 से 1991 में, ये गल्फ वॉर 1 थी, और गल्फ वॉर 2 हुई है 2003 में, मार्च और अप्रैल 2003 में गल्फ वॉर 2 हुई थी। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ गल्फ वॉर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि 1990 से 1991 के बीच में जो गल्फ वॉर हुई है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। अब गल्फ वॉर जो है ये हमें उसी मिडल ईस्ट वाले एरिया में देखने को मिली, 2 नेशंस के बीच में, 2 जो इस्लामिक नेशंस हैं, एक कुवैत और दूसरी इराक। अब इराक जो है इसके तो काफी सारी कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इस रीजन में, लेकिन गल्फ वॉर में हम इराक के कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे कुवैत के साथ। तो गल्फ वॉर 1990 to 1991। इन अगस्त 1990 इराक लेड बाय सद्दाम हुसैन इन्वेडेड कुवैत। अब अगस्त 1990 में जो इराक है उसके जो लीडर थे वो कौन थे, सद्दाम हुसैन। अब सद्दाम हुसैन की लीडरशिप के अंडर में कुवैत पे इन्वेड किया किसने, इराक ने। तो इराक के लीडर कौन थे, सद्दाम हुसैन, और इन्होंने ही कुवैत में अपना इन्वेजन किया। किस लिए इन्वेजन किया, पहली बात इराक ने 2 एक्यूजेशंस लगाई, किस पे, 2 एक्यूजेशंस यानी आरोप लगाए किस पे, कुवैत पे। पहला एक्यूजेशन ये था कि कुवैत जो है उसने
ऑयल का ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ऑयल क्योंकि ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर्स कम है और हमने प्रोडक्ट ज्यादा बना दिए हैं तो प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो गिरने लगती है। उसी टाइप से अब ऑयल का ओवर प्रोडक्शन हो गया है और कंज्यूमर्स बहुत कम है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस गिरने लगे हैं। और ये जो कंट्रीज हैं, मेनली मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, ये तो अपने तेल के कुएं की वजह से ही इतने अमीर हैं। क्यों? क्योंकि जो रिजर्व्स हैं उन्हीं को ये एक्सपोर्ट करके अर्न करते हैं। इन कंट्रीज में मेनली मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और उसी की वजह से इन कंट्रीज में हम लोगों को इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी कंट्रीज क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज क्या करती हैं, अपने रिसोर्सेज का यूज करती हैं इकोनॉमी जनरेट करने के लिए। तो ये जो कुवैत है उस पर एक्यूजेशन लगाया किसने, इराक ने, कि कुवैत जो है वहां पे ओवर प्रोडक्शन किया जा रहा है ऑयल का, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं। और दूसरा एक्यूजेशन क्या लगाया है कि इराक के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पे कब्जा करना चाहता है कुवैत। कुवैत जो है वो इराक के ऑयल रिजर्व्स को हड़पना चाहता है, ऐसे एक्यूजेशंस लगाए इराक ने कुवैत पे। तो ये दो एक्यूजेशंस इराक ने इंपोज किए कुवैत पे और इसी के वजह से इराक ने इन्वेड किया कुवैत में। इराक क्या चाहता था कि कुवैत के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पे मेरा कंट्रोल हो। ये दो एक्यूजेशंस लगाए, उसके बाद इन्वेजन देखने को मिला। इराक वांटेड टू कंट्रोल कुवैत्स रिच ऑयल रिजर्व्स। कुवैत के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, यानी कुवैत के जो तेल के कुएं हैं, उस पे कौन कंट्रोल करना चाहता था, इराक। और इराक ने जो एक्यूजेशंस वगैरह लगाए वो इसीलिए लगाए जिससे कि कुवैत पे उसका कंट्रोल बढ़ सके। अब इराक का इन्वेजन हुआ कुवैत में, अब उस पे रिस्पांस क्या था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल रिस्पांस। द यूएन पास्ड रेजोल्यूशन डिमांडिंग इराक विड्रॉल फ्रॉम कुवैत। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूएनओ ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ जो है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इराक जो है वो अपने जो ट्रूप्स है या अपना जो इन्वेजन है वो खत्म करे। इराक जो है वो कुवैत पे से विड्रॉ कर ले, यानी कुवैत में इराक ने जो इन्वेड किया है उसे खत्म करे, इराक बैक ऑफ करे। तो इसको लेकर के रेजोल्यूशन पास किया यूएनओ ने, यानी कि यूएनओ ने ऑर्डर दिया इराक को कि इराक विड्रॉ कर ले अपने ट्रूप्स को, कहां से, कुवैत से। द यूएसए फॉर्म्ड अ कोलिशन ऑफ 34 कंट्रीज, लेकिन जो कुवैत है वहां से विड्रॉल नहीं किया, यानी इराक जो है उसने इस रेजोल्यूशन को, इस ऑर्डर को नहीं माना, फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से यूएसए ने क्या किया, एक कोलिशन बनाया, यानी कि अलायंस ग्रुप बनाया 34 कंट्रीज के साथ मिलके, और उसके बाद इराक के साथ वॉर हुई इस अलायंस की। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991। अब ये ऑपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो 1991 में जनवरी में पास किया गया। When Iraq refused to withdraw, the US-led coalition launched Operation Desert Storm. अब जब इराक ने रिफ्यूज कर दिया, यानी इराक ने इस ऑर्डर को नहीं माना जो यूएनओ ने पास किया था, यानी कि इराक ने जब अपने ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं करवाया कुवैत से, इराक ने जब इस ऑर्डर को नहीं माना, तब यूएसए ने अलायंस बनाया, यानी कोलिशन बनाया, ग्रुप बनाया 34 कंट्रीज के साथ मिलके और एक मिशन लॉन्च किया जिसे क्या कहा गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 1991 जनवरी में ये मिशन लॉन्च किया गया, किसके अंडर में, इस कोलिशन के अंडर में। एडवांस्ड वेपन्स वर यूज्ड। अब एडवांस्ड वेपन्स जैसे कि हम लोग देखते हैं स्मार्ट बॉम्ब्स हो गए, मैसिव एयर स्ट्राइक्स हो गई, इन सब का यूज किया गया था इराक को हराने के लिए, यानी कि कुवैत को आजादी दिलाने के लिए, कुवैत पे से इराक का जो इन्वेजन है उसे हटाने के लिए जो एडवांस्ड वेपन्स है उनका यूज किया किसने, इस कोलिशन ने, यूएस लेड कोलिशन ने। इराक वाज डिफीटेड एंड कुवैत वाज लिबरेटेड। अब जो इराक है वो इस वॉर में हार गया और कुवैत जो है उसे आजादी मिली। इराक जो है उसने अपने ट्रूप्स को बाद में विड्रॉ करवा लिया अपनी हार के बाद, अपनी डिफीट के बाद। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, गल्फ वॉर में क्या हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल पाने के लिए ये गल्फ वॉर लड़ी गई थी। ऐसा ही इराक का ही इन्वेजन हमें देखने को मिला 2003 में, मार्च अप्रैल 2003 में हमें दोबारा से इराक का इन्वेजन देखने को मिला। इराक जो है ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट्स में रहता है, डिफरेंट टेंशंस क्रिएट होती रहती हैं, डिफरेंट जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज होते रहते हैं मिडल ईस्ट वाले एरियाज में। इनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइसिस थे वो हमने आज डिस्कस करे,
सबसे पहले अफगानिस्तान क्राइसिस, जहां पे हमें यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। अफगानिस्तान क्राइसिस में क्या हुआ, यूएसए चाहता था कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाए और यूएसए सपोर्ट कर रहा था मुजाहिदीन को। यूएसए नहीं चाहता था कि कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाए अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के जो नेटिव्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हमें अफगानिस्तान क्राइसिस में। एंड गल्फ वॉर में नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल पाने के लिए इराक ने इन्वेड किया कुवैत में और इराक जो है उसे हराया बाद में यूएस लेड कोलिशन ने। और एक मिशन के अंडर में यानी एक मिशन लॉन्च किया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है जिसके अंडर में यूएस लेड कोलिशन जो है उसने इराक को हराया और कुवैत को आजादी दिलवाई। तो गल्फ वॉर और अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, दैट इज CIS एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। तो ये दो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज के लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो सबसे पहले हम CIS पे डिस्कशन करेंगे। तो CIS की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज जो है, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो हैं, उन्होंने आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट किया और उस कोऑपरेशन के लिए इन्होंने एक लूज ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यानी कि उतनी रिजिड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तो एक लूज ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे CIS कहा गया, जिसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कंट्रीज, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 मेनी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स फॉर्म्ड द CIS। अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यानी कि 1991 के बाद दिसंबर में यानी कि दिसंबर 1991 में जाकर के ये जो डिफरेंट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उन्होंने मिलके कोऑपरेट करने का फैसला किया और उन्होंने CIS जो है ये लूज ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी तीन मेन कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन। इन्हीं तीन कंट्रीज ने पहले यूएसएसआर का एस्टैब्लिशमेंट करवाया और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन जो है वो भी इन तीनों ही कंट्रीज ने अनाउंस किया। अब यही तीन कंट्रीज मिलके CIS फॉर्म कर रही हैं। तो जो रशिया, बेलारूस और यूक्रेन है इनका एक तरह से हम कह सकते हैं डोमिनेंट रोल था इस पूरे एरिया में। तो इन तीनों ही कंट्रीज ने मिल करके CIS फॉर्म किया जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कंट्रीज, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करती हैं। लेकिन सभी कंट्रीज ने कोऑपरेट नहीं किया। जैसे हम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो कंट्रीज जो हैं उन्हें पता था कि यूएसएसआर से हम अभी अभी आजाद हुए हैं। यूएसएसआर में बहुत रिजिड सिस्टम चला करता था, अथॉरिटेटिवनेस देखने को मिला करती थी। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल से हुआ है, हमें आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है। अगर हम दोबारा से कोऑपरेट करने लगे तो क्या पता CIS जो है यही दोबारा से यूएसएसआर वाला फॉर्म ले ले, दोबारा से रिजिड सिस्टम देखने को मिले, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे पे कंट्रोल करने लगे। तो इस वजह से जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने CIS के साथ जुड़ने से मना कर दिया और वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज रही। तो मोस्टली जो हमारे स्तान नेशंस हैं और जो रशिया, बेलारूस, यूक्रेन है, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर CIS फॉर्म किया था। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। Purpose of CIS was to maintain economic cooperation, security cooperation and cultural ties. अब CIS का पर्पस क्या था? CIS क्यों फॉर्म किया गया? जिससे कि डिफरेंट जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट करें। हमें पता है इस एरिया की यानी कि जो स्तान नेशंस हैं और जो रशिया वाला एरिया है यानी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है वहां पे इकोनॉमिकली डाउनफॉल हमें देखने को मिला, इकोनॉमिक डाउनफॉल देखने को मिला, इकोनॉमिकली सफर कर रही थी ये सारी कंट्रीज। तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली कोऑपरेट करने के लिए CIS फॉर्म किया गया। साथ ही साथ डिफेंसिव पर्पसेस के लिए भी, यानी कि अगर किसी एक कंट्री पे कोई हमला होता है तो सारी जो कंट्रीज हैं वो काउंटर अटैक प्रोवाइड करेंगी। तो इस टाइप से CIS फॉर्म किया गया। उसके मेन पर्पस क्या थे? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी ये सारी कंट्रीज इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगी।
इकोनॉमिकली एक दूसरे की हेल्प करेंगी, सिक्योरिटी कॉपरेशन यानी डिफेंसिव पर्पसेस के लिए भी ये CIS फॉर्म किया गया था, कल्चरल टाइज यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर जो है वो हमें देखने को मिला है इस एरिया में। अब डिसइंटीग्रेशन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे जो एरियाज हैं वहां पे हमें सेम कल्चर देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो स्टार नेशंस हैं वहां पे मेनली हमें इस्लामिक रिलीजन देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से कल्चरल टाइज डेवलप हुए इन सभी कंट्रीज के बीच में CIS की वजह से। नाउ अरब स्प्रिंग 21st सेंचुरी में आया। सबसे पहले अरब स्प्रिंग है क्या? स्प्रिंग में यूजुअली क्या होता है, स्प्रिंग जब आता है, स्प्रिंग टाइम में क्या होता है, फूल खिलने लगते हैं, जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, लीव्स दोबारा से आने लगती है, ऑटम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ के, और स्प्रिंग में दोबारा से ग्रोथ होती है प्लांट्स की। हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो है यानी नेचर जो है वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। तो यानी कि जो ऑटम के टाइम पीरियड पे सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था, वो दोबारा से जनरेट हो रहा है, यानी दोबारा से हमें लाइफ देखने को मिल रही है स्प्रिंग के टाइम पे। तो स्प्रिंग जो है वही एक तरह से डेमोक्रेटिक सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में हम कह रहे हैं कि स्प्रिंग टाइम हमें देखने को मिला अरब एरियाज में, जहाँ पे अरेबिक नेशन है यानी मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है, तो अरेबिक रीजन जो है, अरेबिक रीजन, वहां पे हम लोगों को स्प्रिंग देखने को मिला पॉलिटिकली। अब पॉलिटिकल स्प्रिंग कैसी होती है, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। अब मोनार्की जो है या फिर जो अथॉरिटेटिव रूल है वो एक तरह से कैसा है, अथॉरिटेटिव रूल एक तरह से ऑटम के जैसा है। अब स्प्रिंग जो है वो किसे कहा जा रहा है, डेमोक्रेसी को, जहां पे हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे हमने स्प्रिंग कहा है पॉलिटिकली। तो अरेबिक रीजन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, टेंशंस अराइज होते हैं। अब इस टाइम पीरियड पे हमने इन सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, मेनली कहां पे, अरेबिक एरियाज में, जहां पे मोस्टली जो अरेबिक नेशंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इस्लामिक नेशंस। तो अरब स्प्रिंग रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स इन द अरब वर्ल्ड। अब जो अरेबिक वर्ल्ड है वहां पे हमें डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हमें देखने को मिले, यानी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, डिफरेंट प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। और इसी टाइम पीरियड को क्या कहा गया, अरब स्प्रिंग। ये मेनली कब स्टार्ट हुआ, 2010 से 2011 के टाइम पीरियड पे। और कहां से स्टार्ट हुआ, ट्यूनीशिया से। अब ट्यूनीशिया में क्या था, बेन अली ये प्रेसिडेंट थे, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है बेन अली, ये प्रेसिडेंट थे ट्यूनीशिया के। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस केस हमें देखने को मिला, जहाँ पे ट्यूनीशिया में एक यंग स्ट्रीट वेंडर था, यानी कि जो रेडी लगाते हैं गली गली घूम के, जो अपनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सेल करते हैं, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। अब एक स्ट्रीट वेंडर था, बौजी नाम का, बौजी उनका सरनेम था। तो स्ट्रीट वेंडर जो है उससे उनकी जो रेडी है कह सकते हैं वो छीन ली गई थी, उनको ह्यूमिलिएट किया गया था पब्लिकली और उन्हें हरासमेंट फेस करनी पड़ी। पुलिस वाले जो थे, पुलिस ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने उन्हें हरास किया, ह्यूमिलिएट किया पब्लिक एरिया में, और उनके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सब खराब कर दिए, जिसकी वजह से जो बौजी थे उन्होंने क्या बोला कि मुझे इसके बदले में अपना कंपनसेशन चाहिए। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से यानी गवर्नमेंट से या कह लो जो अथॉरिटी है उनसे कंपनसेट करने की डिमांड करी, और जब इनकी ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो इन्होंने अपने आप को जिंदा जला लिया पब्लिकली, पब्लिक एरिया में। और इसकी वजह से जो पब्लिक है वो भड़क पड़ी, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए। वो चाहते थे कि अब जो गवर्नमेंट है उसे हटाया जाए, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जाए, मोनार्की हटाई जाए, जहां पे सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो ये अथॉरिटेटिव रूल हटाने के लिए अब सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए, मूवमेंट्स चलाने स्टार्ट किए। इस घटना के बाद तो ट्यूनीशिया में 2010 या 2011 के टाइम पीरियड पे ये जो केस हुआ उसके बाद से प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, और ट्यूनीशिया में सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटेटिव रूल है, उसे हटा करके डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करी गई। और ट्यूनीशिया के बाद काफी जो डिफरेंट एरियाज हैं, ट्यूनीशिया के आसपास वाली जो कंट्रीज हैं, वहां पे ये सारे मूवमेंट्स बढ़ने लगे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स बढ़ने लगे, जैसे कि लीबिया, सीरिया, इजिप्ट और येमेन, ये सारी जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी डिमांड उठी कि हम लोग डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे और जो हमारी मोनार्की है या जो अथॉरिटेटिव रूल है उसे हम खत्म करेंगे और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे। तो डिफरेंट एरियाज में, मेनली अरेबिक रीजन में, अरेबिक वर्ल्ड जो है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और मूवमेंट्स चलाए डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। अब इसके पीछे के रीजन क्या थे, करप्शन बढ़ने लगा था, यानी कि सिटीजन्स जो हैं उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा था, उन्हें ना फ्रीडम ना इक्वालिटी, कोई भी उन्हें राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। अथॉरिटेटिव रूल हमें देखने को मिला। अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था,
क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गई थी। उसने सिटीजन्स के भले के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचना बंद कर दिया था। सिटीजन्स जो वॉइस रेज कर रहे हैं उस पे रोक लगा दी थी, यानी कि उन्हें फ्रीडम नहीं दी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये छीन ली गई थी सिटीजन से, कोई राइट्स नहीं दिए गए थे। तो इसकी वजह से, अथॉरिटेटिव रूल की ही वजह से बाद में जाके बहुत तेजी से प्रोटेस्ट बढ़े, वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए और तब जाके यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इन कंट्रीज में भी क्या हुआ, अथॉरिटेटिव रूल बढ़ने लगा और इसी की वजह से क्या हुआ, अरेबिक वर्ल्ड में भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की डिमांड करी और अथॉरिटेटिव रूल को रिप्लेस करने की डिमांड करी सिटीजन्स ने। लैक ऑफ फ्रीडम यानी लोगों को आजादी नहीं दी गई है और इसी वजह से जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होते चले गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इसका इम्पैक्ट क्या निकला, गवर्नमेंट्स और ओवरथ्रोन, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्हें हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया। सिविल वॉर्स ब्रोक आउट, सिविल वॉर्स देखने को मिली, डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं, ये गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं उनके और सिविलियंस के बीच में सिविल वॉर हुई, यानी कि एक ही देश में डिफरेंट जो सिटीजन्स हैं, डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं वो लड़ने लगे, जैसे कि गवर्नमेंट के सपोर्टर्स और गवर्नमेंट के जो अपोजिशन में थे, इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में वॉर्स हमें देखने को मिली। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसे हमने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। हमने मोनार्की को रिप्लेस किया, अथॉरिटेटिव रूल को रिप्लेस किया हमने किससे, डेमोक्रेसी से। तो ये सब हमें देखने को मिला 21st सेंचुरी में, कहां पे, अरेबिक वर्ल्ड में, और इसी को अरब स्प्रिंग कहा गया, जहां पे हमने सारे नेगेटिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें छोड़ करके हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। तो ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे CIS फॉर्म हुआ और कैसे अरब स्प्रिंग आई अरेबिक वर्ल्ड में, अरेबिक रीजन में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आज इस टॉपिक के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।